बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। हमारा टॉपिक है कि कामयाब लोग जो हैं वो ऐसा मुख्तलिफ क्या करते हैं कि जिसकी वजह से उनको ये कामयाबी मिलती है। हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी मौजूद हैं। इस टॉपिक पर हम उनसे डिटेल में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है डॉक्टर साहब? ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, कामयाब लोग दुनिया में मेहनत तो बहुत लोग करते हैं और एक ही जैसी लोग मेहनत कर रहे होते हैं, बट कुछ को उसका जो फल मिल रहा है उस मेहनत का कुछ और है, और कुछ लोग कहते हैं हमने बड़ी मेहनत की लेकिन हमें कुछ नहीं मिला ज़िंदगी में। क्या फ़र्क है मेहनत करने में? क्या उसको हम किस तरह उसको आप उस चीज़ से मुख्तलिफ कहेंगे कि एक आम बंदा जो मेहनत कर रहा है, जो वो अचीव कर रहा है, और दूसरा वही मेहनत कर रहा है और वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहा, तो कहाँ पे आके ये फ़र्क आता है? इस पे दो तीन चीज़ें हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं, जी। थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपके सवाल के मुताबिक बनती है डायरेक्शन। जी। मेहनत तो आप कर रहे हैं, आपकी सिमत ठीक नहीं है। आपको पता नहीं कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पे एक लिमिटेड रिसोर्स के साथ काम कर रहे हैं और ख्वाहिशें बड़ी बड़ी हैं। अब दोनों चीज़ें मैच नहीं करती आपस में। या ख्वाहिशें बदलें या काम की जगह बदलें। सिमत ठीक नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन सिमत से भी पहले सिमत का तयन कैसे होगा, उसके लिए हमें कामयाब लोगों को स्टडी करना पड़ेगा कि कामयाब लोगों में ऐसी क्या क्वालिटी है कि वो जब भी काम करते हैं, जिस मैदान में उतरते हैं, कामयाब होकर दिखा देते हैं। सबसे पहली चीज़ है गोल्स। गोल्स एंड टारगेट्स या अहदाफ व मकासद कह लें आप उर्दू में। कामयाब आदमी के अहदाफ होते हैं, वो आज के लिए नहीं, वो आने वाले कल के लिए जीता है। ठीक। उसकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म होती है। जबकि नाकाम लोग, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, डंग टपाऊ, एडहाकिज्म, वो आज का दिन गुजर जाए तो देखा जाएगा, कल की कल देखी जाएगी। वो हर रोज़ नए सिरे से नया कुआं खोदते हैं। कामयाब लोग अपनी आज की ख्वाहिशात को, लग्जरीज को कुर्बान करते हैं फ्यूचर के लिए। और नाकाम लोग फ्यूचर के रिसोर्सेज को आज इस्तेमाल कर लेते हैं कि कल किसने देखा है, आज तो इस्तेमाल कर लो ना इन चीज़ों को। एक फ़र्क है गोल्स का होना या गोल्स का ना होना। दूसरी चीज़ है डिसिप्लिन। कामयाब अफराद जो हैं उनकी ज़िंदगी एक सर्टेन डिसिप्लिन के साथ चलती है, जबकि नाकाम आदमी की ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं होता। वो वक्त के मुताबिक फ़ैसला करता है, ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसला करता है। फिर है कमिटमेंट। कामयाब आदमी जब फ़ैसला करता है ना कि मैंने कोई काम करना है, तो वो डट जाता है और उस वक्त तक डटा रहता है जब तक वो मंजिल पर ना पहुँच जाए। नाकाम आदमी से पूछें, वो कहेगा मैं बड़ा कमिटेड हूँ, मैंने 2 साल तक कमिटमेंट का मुजाहरा किया, मैंने 5 साल तक ये काम किया, फिर भी कामयाब नहीं हुआ, तो किस्मत ही ख़राब है मेरी। कमिटमेंट ये नहीं है कि आप 1 साल 2 साल या 5 साल तक लगे रहें तो कामयाब हैं। कमिटमेंट का मतलब है कि जब तक मंजिल ना मिल जाए उस वक्त तक डटे रहें, तब आपको कामयाबी मिलेगी। फिर लोग कहते हैं जी रिसोर्सेज, वो तो जी सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ था, उसे रिसोर्सेज बहुत थे इसलिए वो कामयाब हो गया। सबसे बड़ा रिसोर्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सभी को सेम दिया, दैट इज़ टाइम। मेरे पास, आपके पास, हम सबके पास दिन 24 घंटे का है, घंटा 60 मिनट का है, मिनट 60 सेकंड का है। ये सबका यही रूटीन है हमारी। अब कामयाब आदमी अपने टाइम को मैनेज करता है, वो अपने वक्त से बेहतरीन इस्तेमाल करता है, उसमें से बेहतरीन चीज़ें कशीद करता है। एक आदमी उठेगा ही 11 बजे सुबह, वो कहता है मैं नाइट बर्ड हूँ, कोई बात नहीं मुझे, लेकिन जो एक पीक टाइम है उसे वो नहीं मिल रहा, अनब्रोकन टाइम उसे नहीं मिल रहा। ज़िंदगी में सोचने के लिए जो अनब्रोकन टाइम चाहिए, वो अपने टाइम को मैनेज करता है कामयाब। और नाकाम आदमी टाइम को मैनेज नहीं करता। और टाइम मैनेजमेंट बेसिकली लाइफ मैनेजमेंट है। जिसने अपने टाइम को मैनेज कर लिया उसने अपने लाइफ को मैनेज कर लिया। एक और चीज़, ये बुनियादी फ़र्क है। फिर है जिम्मेदारी। कामयाब आदमी अपने आमाल की जिम्मेदारी भी लेता है और उनके नताइज की जिम्मेदारी भी लेता है। आपने बेशुमार लोगों को स्टेज पर, टीवी पर, माइक पर आके टाई शाई ठीक करके ये कहते सुना होगा कि मैंने बड़ी मेहनत की, दिन रात मेहनत की, कई दफ़ा नाकाम हुआ, अल्लाह ने मदद की और अल्लाह के फजल से आज मैं इस मकाम पे हूँ। वो ये बात कहता है कि मैंने ये किया और उसके नतीजे में मैं इस मंजिल पर खड़ा हूँ। क्या आपने कभी किसी नाकाम आदमी को फटे पुराने कपड़ों के साथ, बेतरतीब बालों के साथ, बुझी हुई आंखों के साथ ये कहते हुए सुना कि मैं आज नाकाम आदमी हूँ और अपने करतूतों की वजह से हूँ या अपनी हरकतों की वजह से हूँ? कभी किसी को कहते हुए सुना आपने? नहीं। हमेशा नाकाम आदमी आमाल और उनके नतीजे की जिम्मेदारी किसी और पे डालेगा। मेरी कंपनी ठीक नहीं थी, बेगम ठीक नहीं थी, शौहर ठीक नहीं था, माँ बाप लड़ते थे, असातिज़ा ठीक नहीं थे, मैं छोटे शहर में पैदा हुआ, जब कुछ और नहीं तो किस्मत ख़राब थी मेरी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो आप कह रहे हैं कंपनी ठीक नहीं थी, असातिज़ा ठीक नहीं थे, वालिदैन ठीक नहीं थे, ये भी एक बिग फैक्टर है कामयाबी के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इस चीज़ के लिए। मैं आपको इसकी दूसरी चीज़ बताऊँ, मैटर नहीं करते जी। एक ही जैसे हालात में कि एक बंदे के वालिदैन लड़ते थे,
एक बंदा गरीब हालात में था, एक के टीचर अच्छे नहीं थे, एक आदमी नाकाम हो गया। उन्हीं हालात में, उसी क्लास में, उसी का दूसरा भाई वो कामयाब हो गया। वो हालात उस पर इफेक्ट नहीं हुए। देखें, हर तरह के हालात आदमी को फेस करने होते हैं। आप उन्हें इंटरप्रेट कैसे करते हैं? आप सारी ज़िंदगी ये कहते हैं कि चूंकि मेरे वालिदैन ऐसे थे, चूंकि मेरे असातिज़ा ऐसे थे, चूंकि मेरी कंपनी ऐसी थी, मैं इसलिए नाकाम हूँ, चूंकि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, मैं इसलिए नाकाम हूँ। ज़िंदगी किसकी स्पाइल हो रही है? आपकी। जब आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, फिर आप फैसला करते हैं कि अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही तो मैं खुद करता हूँ अपने लिए। अगर मेरे वालिदैन ने मुझे ये प्रोवाइड नहीं किया तो मैं अपने बच्चों को ये प्रोवाइड कैसे करूँगा? आप इस बारे में सोचते हैं। असातिज़ा अच्छे नहीं है, आप असातिज़ा बदल लेते हैं। इदारा अच्छा नहीं है, आप इदारे को स्विच करने की कोशिश करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये फ़र्क है। तो जो नाकाम आदमी है बेसिकली वो इन चीज़ों को अपनी दायरा बना लेता है, बाउंड्री बना लेता है कि इस वजह से मैं नाकाम हूँ, किस्मत ही ऐसी है मेरी। और कामयाब शख्स किस्मत बदलने की कोशिश करता है। ये बुनियादी फ़र्क है, यहाँ से शुरू होता है। ठीक। जैसे कि आपने बात की कि जो है एक बंदा सुबह 11 बजे 12 बजे उठ रहा है और फिर कहता है कि वो मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसका आउटपुट नहीं मिल रहा। अगर हम एक मज़दूर की बात करें तो मज़दूर भी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता है और रात तक वो मज़दूरी मेहनत करता है। और एक अगर हम कामयाब बंदे की बात करें और वो भी मॉर्निंग में उठता है, बट दोनों की अचीवमेंट्स, दोनों का आउटपुट जो उनको हासिल होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो ये क्या है कि इसके लिए सुबह उठना ही ज़रूरी है या स्मार्ट वर्क होता है? सुबह उठना एक एग्जाम्पल दिया कि आप लोग बिस्तर पे अंगड़ाइयाँ लेते रहते हैं, काम कोई नहीं करते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं। जहाँ तक आपने गरीब आदमी की, ये मजदूर की, किसी कारपोरेट बिजनेस टाइकॉन की बात की है, उसमें एक और फ़र्क है। ख़वातीन को कपड़े ख़रीदने का बहुत शौक़ होता है, शॉपिंग करने का, मेकअप का बहुत शौक़ होता है। 4-5 दुकानें हैं, एक दुकान के ऊपर 1 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है, एक दुकान पे 10 लाख का है, एक दुकान पे 10 मिलियन का है और एक पे 100 मिलियन का है। वैरायटी किसके पास ज़्यादा होगी? 100 मिलियन वाले के पास। आप शॉपिंग करने किसके पास जाएंगी? जिसकी वैरायटी ज़्यादा होगी, ताकि मुझे चॉइस अच्छी हो जाए। उस दुकानदार ने चूंकि अपनी दुकान पर इन्वेस्ट ज़्यादा किया है, इस वजह से क्लाइंट ज़्यादा आता है उसके पास। सेम गोज़ विद यू एंड मी। ये हम हमारे तरह के तमाम लोग, हमने अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट किया है। जिस मज़दूर की आप बात कर रही हैं, जब वो छोटा सा था उसने उस वक्त से कमाना शुरू किया, जबकि जब मैं छोटा था मेरे वालिदैन मुझ पर इन्वेस्ट करते थे। मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही थी, वो पैसे ला रहा था, एक इन्वेस्टमेंट का फ़र्क आ गया। इसी तरह कुछ और मज़दूर थे जो पढ़ नहीं सकते थे या अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो दिन को मज़दूरी करते थे, शाम को प्राइवेट पढ़ते थे। यानी पहले कमाते थे, फिर अपने ऊपर इन्वेस्ट करते थे ताकि मैं अपनी दुकान को, अपनी सेल्फ वर्थ को बड़ा कर सकूं। तो जो मज़दूर को वो नहीं मिल रहा जो आप कह रही हैं, उसकी वजह यह है उसने अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। आप इन्वेस्टमेंट देखें, आपके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट है और जो गार्ड बार खड़ा है उसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट है। तो जिसके ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट है उसे तवक्को भी उसके मुताबिक करनी चाहिए या अपने ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। मैं एक और सवाल पूछता हूँ, इनकर तो आप हैं, सवाल मैं पूछता हूँ आपसे। जब तक आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी या पेरेंट्स के साथ थी, आपसे मुराद सिर्फ आप नहीं है, सबको मैं कह रहा हूँ, तो हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लालच दे के भी पढ़ाया गया, डरा के भी पढ़ाया गया कि अगर तुम नहीं जाओगे स्कूल तो पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, जिस तरह चीज़ें होती हैं। हमें लालच दे के, डरा धमका के पढ़ा के यहाँ पर पहुँचा दिया गया। जब हम खुद कमाने लग गए, आप कमाने लग गई, मैं कमाने लग गए, अब हम में से कितने लोग हैं जो अपनी कमाई का एक सर्टेन हिस्सा अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे आज भी खर्च करते हैं? सैलरी मिलती है तो मैंने सैलरी में से 5% की किताबें लेके जानी है, या मैंने एक ट्रेनिंग खुद लेनी है जाके हर महीने, ताकि मैं अपने आप को ग्रो कर सकूँ। मैंने अपने टाइम का 1 घंटा अपनी डेवलपमेंट के लिए खर्च करना है। आप हैरान हो जाएंगी कि 99% लोग ऐसा नहीं करते। तो इसीलिए वो उसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे आज से 5 साल पहले थे। तो जब तक खुद पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक। तो कामयाबी हासिल करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो फाइनेंशियल फॉर्म में भी है, उसमें इमोशंस भी होते हैं, उसमें आपके ऊपर प्रेशर भी होता है। मतलब आप, नाकामी भी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाना चाहते हैं कि गिर जाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते, एक स्टेप पीछे आना पड़ता है आपको, ये भी उसकी कीमत है। ठीक। तो जब तक आप वो कीमत पूरी नहीं करेंगे आप वो चीज़ नहीं ले सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, कामयाबी जो है सिर्फ मेहनत से ही हासिल होती है या इसका कोई शॉर्ट कट कोई रास्ता भी है, जिससे हम आजकल जैसे कहते हैं स्मार्ट वर्क करो, एक बंदा सारा दिन मेहनत करता है और जो उसके बाद वो चीज़ नॉलेज नहीं है उसके पास, तो वो पूरा दिन मेहनत करने के बाद वो चीज़ हासिल करता है, और एक बंदा वही चीज़ अगर उसके पास नॉलेज है और उसका ब्रेन थोड़ा काम करता है तो वो स्मार्ट वर्क की फॉर्म में उसको मिनट्स में और घंटों में कर लेता है। तो इसमें हमें समझ लेना चाहिए कि मेहनत का मतलब सिर्फ जिस्मानी मेहनत तो नहीं होता जी। मेहनत का मतलब
मेंटल लेबर भी है, इमोशनल लेबर भी है, समटाइम सोशल नेटवर्किंग। हम कई ऐसे लोगों को जानते हैं जो बाजार बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, मगर उनकी सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छी है। बिल्कुल। वो उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, लोगों के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे बन जाते हैं, वो लोगों के फंसे हुए काम निकलवाते हैं, सर्विसेज चार्जेस लेते हैं। वो उनकी सोशल नेटवर्किंग है, वो मेहनत सोशल नेटवर्किंग में कर रहे हैं। कुछ लोग ज़हनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग जिस्म की मेहनत कर रहे हैं। अब आपने देखना है कि मार्केट जिस्म की मेहनत फिजिकल लेबर के ज़्यादा पैसे देती है या मेंटल लेबर के ज़्यादा पैसे देती है। लेबर तो दोनों बंदे कर रहे हैं, डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। ठीक है, क्या गरीब माहौल में रह के रिच माइंडसेट पैदा किया जा सकता है? देखिए, माहौल जो है ये आपको स्टिमुलेट करता है, कोई शक नहीं, लेकिन कुछ लोग उस माहौल से ये मैसेज लेते हैं कि मैं चूंकि ऐसे माहौल में पैदा हुआ हूँ तो मैं इसी काबिल हूँ। और कुछ लोग उस माहौल से ये वाली स्टिमुलेशन लेते हैं कि मुझे इस माहौल को बदलना है, मैंने सारी ज़िंदगी यहाँ पर नहीं रहना। दोनों तरह की माहौल तो एक ही है। और कुछ लोग उससे नेगेटिव मैसेज लेते हैं, कुछ लोग उससे पॉजिटिव मैसेज लेते हैं। अब उसी माहौल में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, माहौल की बात कर रहे हैं, कामयाब नाकाम की बात कर रहे हैं। आपने बेशुमार लोगों को सुना होगा कि वो कहते हैं पाकिस्तान में कोई शख्स कामयाब नहीं हो सकता, रिश्वत और सिफारिश के बगैर तो काम ही नहीं होता, करप्शन बहुत है पाकिस्तान में, बेईमानी के बगैर पैसे नहीं कमाए जाते। आपने ऐसी बातें सुनी है? ये एक माइंडसेट। नहीं, मैंने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। जरा आपने एक्सपीरियंस किया, मैंने सुना हुआ है, मैंने इससे हट के एक्सपीरियंस किया हुआ है जी। मैंने बिल्कुल इससे हट के एक्सपीरियंस किया हुआ है। करप्शन हर मुल्क में है, अकरबा परवरी हर मुल्क में है। जब आप इस चीज को अपना एक बैरियर बना लेते हैं कि चूंकि यहाँ पे करप्शन है, चूंकि अकरबा परवरी है, तो मैं कामयाब नहीं हो सकता, ये एक माइंडसेट डेवलप करता है। दूसरी तरफ मेरे ही एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे कहा, किसी जगह पे जॉब का मामला था, तो मैंने उन्हें कहा कि जितनी मर्जी करप्शन हो, टॉप 10 सीटें हमेशा मेरिट के लिए होती हैं। अब उसने 287 सीटों के लिए मेहनत नहीं की, उसने 10 सीटों के लिए मेहनत की, उसने मेहनत ज्यादा की, उसने कहा कि टॉप 10 के लिए है, तो उसने वहां पर वो पहुंच गया। तो हर जगह पर कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती है, लेकिन अगर आप इसे अपना बैरियर बना लें तो फिर आप किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, नाकामी, अगर इंसान एक चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है और बार बार मेहनत कर रहा है, तो नाकामी अगर उसको हो उस चीज़ में नाकामी पेश आती है, तो क्या वो इंसान को मजबूत बनाती है या उसको अंदर से तोड़ देती है और वो फिर दोबारा उसी चीज़ के लिए मेहनत करना बंद कर देता है? और क्या एक चीज़ में अगर बार बार आपको नाकामी हो रही है तो कितनी दफ़ा ट्राई करने के बाद छोड़ देना चाहिए उस चीज़ को? सबसे पहले तो कुछ ऐसे मुहावरे आपको बताता हूँ जिन्होंने हमें तबाह किया हुआ है। उनमें से एक मुहावरा है, ट्राई ट्राई अगेन। ठीक। जो हम समझ स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, ट्राई ट्राई अगेन, ये मुहावरा आपकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। मैं मिसाल देता हूँ कि मैं आपको कॉल करने लगा हूँ इस वक्त ऑनलाइन जी, ठीक है, हम कैमरे पे, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, स्क्रीन नहीं आ रही, मैं 1000 दफ़ा भी कोशिश करूंगा, स्क्रीन नहीं आएगी, डायरेक्शन ठीक नहीं है, आई हैव टू चेंज द स्ट्रेटेजी। यहाँ पर करूंगा जब मैं, अब खुलेगी ना स्क्रीन, या मेरा कोई भी पासवर्ड है और मैं 111 लगाई जा रहा हूँ, 1000 दफ़ा मैं 111 लगा लूँ, क्या ये मोबाइल खुलेगा? इसका वो पासवर्ड नहीं है तो नहीं खुलेगा ना। अच्छा, अब ट्राई ट्राई अगेन का मतलब है कि आपने एक काम को एक तरीके से किया, आप नाकाम हो गए, आपने दोबारा किया, से 12 किया, 1000 दफ़ा किया। अगर वो उस तरीके से काम हो सकता होता तो पहली दफ़ा ही हो जाता। एक्चुअली मुहावरा ये होना चाहिए, ट्राई, इफ़ यू फेल देन चेंज द स्ट्रेटेजी एंड देन ट्राई अगेन। जब तक आप स्ट्रेटेजी बदल बदल के कोशिश नहीं करेंगे तो आप नतीजा नहीं बदलेगा आपका। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जब आदमी नाकाम हो रहा है, बार बार एक ही तरीके से नाकाम हो रहा है, तो उसे ये सोचना चाहिए कि मुझे अपनी स्ट्रेटजी को बदलना चाहिए। ये है पहली बात। उसके बाद कब तक बदलना चाहिए? जब तक आप कामयाब ना हो सके। फिर समटाइम्स आपको दूसरों की हेल्प लेने में कोई आर महसूस नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ की आप एक्सपर्ट हैं, एक चीज़ का मैं एक्सपर्ट हूँ। अगर मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहा और मैं आपसे उसकी मदद ले लेता हूँ, इसमें कोई आर नहीं है। अगर हम अपनी झूठी अना में फंसे रहे कि नहीं मैंने खुद ही सारा कुछ करना है, तो फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन डॉक्टर साहब, खुद एतमादी फिर क्या है? खुद एतमादी ये है कि मैं जिस चीज़ में चाहूँ उसमें मेहनत करके उसे सीख सकता हूँ। ये पहली चीज़ है। किसी की मदद के? ये तो कहीं पे भी नहीं है। आपने कोई भी किताब नहीं पढ़ी बिना किसी मदद के, आपने अलिफ बे भी मदद के बगैर नहीं पढ़ी। आज आप जिस मिलियंस के चेक्स पर साइन करती हैं, वो जिस टीचर ने ABC सिखाई थी वो उसकी वजह से है, जिसने काउंटिंग सिखाई थी वो 1 2 3 वो उसकी वजह से है। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता आप इतने पॉलिश हो जाते हैं, इतने ग्रूम हो जाते हैं कि आपका जहन मुशाहिदा करने के और तज्जिया करने के काबिल हो जाता है। आप किसी दूसरे आदमी को स्क्रीन पर देख रही होती हैं और आप देखती हैं कि इसने ये गलतियाँ की हैं बोलते हुए, अगर मैं ये ना करूँ तो मैं तो कमाल की एंकर बन जाऊँगी। इसका सिटिंग पोस्चर ऐसा है, अगर मैं अपने सिटिंग पोस्चर को ठीक कर लूँगी, इस जैसा नहीं करूँगी, अब आपका मुशाहिदा जो है वो आपकी हेल्प कर रहा होता है। लेकिन ये हर मामले में हर जगह तो नहीं हो सकता, और इस मुशाहिदे की कुव्वत तक पहुंचने में भी आपने कई साल लगाए होते हैं।
तो कामयाब लोग जो हैं वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, दूसरों के तजुर्बात से फ़ायदा उठाते हैं। वो अपना पहिया नया ईजाद नहीं करते, वो पुराने ईजाद करदा पहिए को रीसाइज करते हैं, रीपेंट करते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। ये कामयाबी का फास्टेस्ट वे है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अगर एक बंदा किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहा है और बार बार उसको नाकामी हो रही है, और उस नाकामी के बाद जैसे कि आपने बताया कि उसकी स्ट्रेटजी उसको चेंज करनी चाहिए, जो ट्राई अगेन वाला कॉन्सेप्ट है उससे बाहर निकल के उसको अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए। तो अगर नाकामी के बाद उसकी खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है, उसको कैसे वापस लाया जाए? कि एक अगर मैं किसी बच्चे की किसी स्टूडेंट की बात करूं, तो स्टूडेंट अगर बार बार ट्राई कर रहा है इम्तिहान में और फिर भी वो फेल हो रहा है, और उसके बाद उसके अंदर वो चीज़ खुद एतमादी ख़त्म हो जाएगी, उसको वापस लाने के लिए फिर कौन सा ऐसा तरीका या रास्ता है जो पेरेंट्स को अपनाना चाहिए? सबसे पहले तो ये समझें, इंग्लिश का मुहावरा है देयर इज़ नो फेलियर ओनली फीडबैक। अच्छा, अब कोई भी आदमी नाकाम नहीं होता। मिसाल के तौर पे अपने स्टूडेंट की बात की जी। उसने पेपर दिए, सपोज पासिंग मार्क्स कितने थे, मुझे नहीं पता कितने होते हैं आजकल, कितने थे, हम फर्ज कर लेते हैं कोई भी, ठीक, कितने 40% थे। जी। हमने कहा 40% मार्क्स होंगे तो वो पास होगा, उसके मार्क्स आए 30%। अब सोसाइटी ने कहा कि ये फेल हो गया। एक्चुअली देयर इज अ फीडबैक, 30% तो नंबर लिए हैं उसने, वो फेल नहीं हुआ। अब देयर इज अ फीडबैक कि तुम्हें 40 तक पहुंचने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो इसे फीडबैक समझे तो बात बदल जाएगी। आपने कहा वो बार बार कोशिश करता है और इसके बावजूद वो कामयाब नहीं हो पाता। उसने 4 अटेम्प्ट्स की, उसने 5 अटेम्प्ट्स की और कामयाब नहीं हुआ। देयर इज अनदर फीडबैक कि मेरे लिए राह कोई और है, ये सब्जेक्ट्स मेरे नहीं है, मेरा माइंडसेट मुझे कुछ और सिखाना चाहता है। मैं इन बोरिंग कामों में जो फंसा हुआ हूं ना, ये क्लरिकल जॉब्स के लिए, मैं शायद एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पैदा हुआ था। आप हर सबक सीखते हैं हर नाकामी से। आप देखें एक और चीज़, इससे एक और तरीके से देखते हैं। आप मुझे बताइए, सवाल आज मैं आपसे करने लग गया, ज़्यादा मैं करने लग गया हूँ। आप मुझे दुनिया में कोई ऐसा काम बता दें जिसकी बुनियाद नाकामी में नहीं थी और आपने कर लिया। कोई एक काम ज़िंदगी में बताएं जो आप करती हैं बड़ा अच्छे तरीके से और उसकी बुनियाद नाकामी नहीं थी। मिसाल देता हूँ आपको, आप आज चल सकती हैं, क्या पहले आप चल सकती थी कि गिर पड़ती थी चलते हुए? चला नहीं जाता था, साइकिल चलाते हुए गिरती थी। आज अब गाड़ियाँ चलाती फिरती हैं। आज अब लिखती हैं बहुत अच्छा बोलती हैं। क्या पहले दिन से ऐसा बोल रही थी? नहीं। तो हमारी हर कामयाबी के पीछे कोई ना कोई नाकामी है। उस नाकामी से हमने सीखा, उसे इम्प्रूव किया, नाकामी को स्टेपिंग स्टोन के तौर पे, सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया और अपने कद को बुलंद किया। जो लोग नाकामी का बोझ अपने कंधों पर, सर पर लाद के जीते हैं, वो एक्चुअली अपने आप पर जुल्म करते हैं। और लोगों ने, बाज़-औक़ात पेरेंट्स ने, बाज़-औक़ात असातिज़ा ने, बाज़-औक़ात सोसाइटी ने उनके ऊपर तवक्कुआत का इतना बोझ लादा होता है कि वो समझते हैं कि अगर मैंने इन तवक्कुआत को पूरा ना किया तो मेरे जीने का फ़ायदा ही कोई नहीं। आपको इल्म होगा कि कई मरतबा रिजल्ट्स आते हैं जब, तो बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं। होता है, बिल्कुल अक्सर होता है। डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत बीमार हो जाते हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि तवक्कुआत का बोझ उन्हें कहता है कि इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। कई बच्चे एग्ज़ाम के दिनों में एग्ज़ाम एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। वजह क्या है कि वालिदैन का प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि तुमने इतने % मार्क्स या ये वाला ग्रेड लेके आना है। जैसे जैसे इम्तिहान करीब आते हैं, उनके अंदर ये डर बैठने लग जाता है कि अगर ये मार्क्स ना आए तो मेरे माँ बाप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, मैं उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरूँगा, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हल क्या है? पहली बात तो ये कि पेरेंट्स को, असातिज़ा को, सभी को एक सिस्टम को समझना चाहिए कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। मैं तो अपने बच्चों को जब भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ भी लेके गया हूँ, मैंने टीचर से कहा है कि वी आर नॉट इन नंबर गेम। मैं कहा मैं नंबर गेम में नहीं हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं है इन चीज़ों की, मुझे कुछ और चीज़ें चाहिए, वो मैंने बताता हूँ मैं। पहली बात तो हमें सबको ये समझ लेनी चाहिए, ये वाली बात। दूसरी चीज़, वालिदैन को ये समझना चाहिए कि क्या आप बच्चे को वो माहौल, वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जिस बच्चे से उसे कंपेयर कर रहे हैं। आप कहते हैं फ़लाने के इतने नंबर आए हैं, अगर वो बच्चा कहे कि फ़लाने के अम्मी अब्बू ऐसे हैं तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा? बच्चे को डिसिप्लिन में लेके आएँ, कोई शक नहीं, बच्चे को अच्छा माहौल दें, उसे मोटिवेट करें, सारा कुछ ठीक है। मगर ये बात याद रखिए कि मछली परवाज़ नहीं करती, मछली की जगह पानी है, परिंदों की जगह हवा है, परिंदे पानी में डूब जाते हैं। तो बच्चे की शख्सियत को समझें, ठीक, अपनी तवक्कुआत का बोझ लादने की बजाय उसे उसकी फ्लो के मुताबिक आगे जाने में मदद करें।
ठीक है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी जो उसको एक बड़ा इंसान बनाएगी? Yes. क्योंकि यहाँ पे अगर पेरेंट्स प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, पेरेंट्स घर पे उस पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, अगर वो वहाँ उसको वो आउटपुट नहीं देता तो पेरेंट्स उसके स्कूल पहुँच जाते हैं और उनके टीचर्स को कहते हैं हमने आपको बच्चा दिया, बच्चा क्यों नहीं पढ़ा। और टीचर्स पे पेरेंट्स का प्रेशर होता है और बच्चों पे दोनों का प्रेशर होता है, तो और फिर नतीजा बच्चा निकला क्या था? इस प्रेशर के बाद क्या कभी नतीजा निकला है? नहीं निकला। तो इसका मतलब है कि ये तरीका ठीक नहीं है। तो फिर तरीका क्या तरीका ये होता है, हमारा मसला ये है कि आम तौर पे जो वालिदैन अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पाते वो बच्चों से करवाना चाहते हैं। अम्मा डॉक्टर बनना चाहती थी, वो नहीं अब्बा जान इंजीनियर बनना चाहते थे, ऐसे। दोनों के नंबर नहीं आए, फिर दोनों की शादी हो गई। उसके बाद अब्बा जान कहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, अम्मी कहती है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, और वो कुछ और बनना चाहती है। अब वो उनकी तवक्कुआत पूरी करने के लिए अपने आप को मार के काम कर रही है या कर रहा है, नतीजे में उसका फुल पोटेंशियल बाहर नहीं आ पा रहा। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें कि बच्चे के अंदर स्किल्स क्या हैं। हो सकता है कि उसके अंदर ऐसे स्किल्स हैं जो आप समझ नहीं सकते, उन्हें समझने की कोशिश करें। अपने ख्वाबों का बोझ उसके ऊपर लादने की बजाय उससे पूछें कि बेटा तुम ज़िंदगी में क्या चाहते हो, उससे गाइड करें, उससे बताएं कि ये प्रोफेशंस मौजूद हैं, उसे बताएं कि ये अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, उसके सामने मुख्तलिफ रोल मॉडल्स की मिसालें रखें, बट लेट हिम चूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, अगर वो वक्त ज़ाया कर रहा है, अगर वो बैड कंपनी में चला गया, तब वालिदैन प्रेशर दें कि अपने वक्त को सही जगह पे इस्तेमाल करो। लेकिन आप इसकी बजाय उसे एक सर्टन फील्ड में डालने पे प्रेशर इस्तेमाल करते हैं, नतीजतन वो बच्चा ब्रेक डाउन का शिकार हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सेल्फ मैनेजमेंट क्या है और ये कितनी इम्पोर्टेंट है, और कामयाबी में इसका क्या फैक्टर इम्पोर्टेंस है? देखिए, सेल्फ मैनेजमेंट, मैंने टाइम मैनेजमेंट की पहले बात की थी, मैंने लाइफ मैनेजमेंट की बात की थी, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। आप अपनी ज़िंदगी को कैसे मैनेज करते हैं, अपनी ज़िंदगी को प्लान कैसे करते हैं। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये प्लान किया हुआ है कि 2030 में मैं कहाँ पर होऊंगा, 2030 में मेरे पास कौन सा व्हीकल होगा, 2030 में मैं किस जगह पर रह रहा हूँगा, मेरे बच्चे कहाँ पढ़ रहे होंगे। एक प्लानिंग है ना, ये तो 3-4 साल की बात है। बिल्कुल। लोगों ने तो 3 महीने की नहीं की होती, और कुछ लोगों ने 10-10 साल और 50-50 साल की होती है। तो कामयाब लोग जो हैं वो अपनी चीज़ों को प्लान करके चलते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जो लाइफ है वो तो बड़ी अनप्रडिक्टेबल है, हमें तो पता भी नहीं है कि हमने सुबह होना भी है इस दुनिया में और अगले मिनट में भी होना है। इस सवाल का मैं इंतजार कर रहा था इस सवाल का। मुझे एक बात तो बताइए, आप जब घर जाएंगी तो खाना खाएंगी? कौन पकाएगा? शेफ है, वो पकाएगा। उसे आपने बताया क्या खाना है? जी। क्या पता आप घर पहुंचे कि ना पहुंचे, जिंदगी मौत का क्या पता। आपने ये प्लानिंग क्यों की है? आपने गाड़ी की टैंकी फुल क्यों करवाई है? पता नहीं वो घर पहुंच सके कि ना पहुंच सके, पैसे जाया हो जाएंगे 2 लीटर। लेकिन वो क्या हम शॉर्ट टर्म की प्लानिंग कर ले, इतनी सी कर ले कि जितना हमें थोड़ा सा वो हो। अगर आप शॉर्ट टर्म की प्लानिंग करते तो आज दुनिया में दरख्त ना होते। जो आदमी दरख्त का बीज बोता है वो दरख्त के साए में आमतौर पर नहीं बैठता। जो फसलें काटते हैं उन्हें साल के बाद के 6 महीने तो फसल मिलनी है, वो भी लंबी प्लानिंग कर रहे होते हैं। अगर वो ये सोचते हैं कि कल क्या मिलेगा तो वो परसों ना क्या करते मिलेगा। हैं। आप जब बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाते हैं तो 20 साल की प्लानिंग करके दाखिल करवाते हैं कि जब ये ग्रेजुएशन करेगा, मास्टर्स करेगा, तो उसके बाद ये क्या करेगा। उस वक्त भी तो 20 साल की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो ये तो एक्सक्यूजेज हैं कि कल का क्या पता, यार ये तकवा के खिलाफ है मुस्तकबिल का सोचना। आप कुरान पाक में देखेंगे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या उसमें आता है। वो आने वाले 7 सालों की प्लानिंग करते हैं। जब उन्हें कहत का खतरा होता है तो वो अगले 7 सालों को प्लान करते हैं कि इसे कैसे मैनेज करना है। तो कम से कम आप भी एक पैगंबर की सुन्नत पे अमल करते हुए 7-7 साल तो प्लान कर लें अपने कम से कम। तो सेल्फ मैनेजमेंट अपने गोल्स के मुताबिक खुद को ढालना है। ठीक। देखें, एनर्जी इज द फ्यूल टू एक्सीलेंस। आपके बड़े बड़े ख्वाब है, आपकी एनर्जी नहीं है, आप थक जाते हैं। अभी आपने बताया कि आप सीधी कराची से यहाँ पर आई हैं, घर भी नहीं, कहीं आपने कहा कि मैंने प्रोग्राम करना है, आप यहाँ पर आकर बैठ गई आगे। ठीक है, ये एनर्जी है तो है। अगर ये एनर्जी ना होती तो क्या आप सीधा इस तरीके से फ्रेश चेहरे के साथ यहाँ आकर बैठ सकती थी? आंसर इज नो। तो पहली बात है एनर्जी। क्या अपने गोल्स के मुताबिक आप अपने जिस्म का ख्याल रख रहे हैं? क्या अपनी जहनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं? क्या अपनी इमोशनल सेहत का ख्याल रख रहे हैं? वो सराउंडिंग्स, वो लोग जिनके अंदर आप रहते हैं, कि आपने उन लोगों को सोच समझ के चूज़ किया है जो आपको आपकी मंजिल की तरफ लेके जाएं, या रैंडमली जो बंदा भी आता जा रहा है या आपको सैबोटेज करता जा रहा है या आपको उठाता जा रहा है, आपने किस्मत पर छोड़ दिया कि खुद प्लान किया। इन सारी चीज़ों को सेल्फ मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, और इसका कामयाबी में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? देखें, जिसने खुद को मैनेज कर लिया उसने अपनी लाइफ मैनेज कर ली। जिसने अपनी लाइफ मैनेज कर ली उसने आसपास की जिंदगियों में भी खुशियां बखेर दी। देखिए, आप चाहते ये हैं कि आप एक, मैं स्पोर्ट्स में हूँ, मेरी मिसालें स्पोर्ट्स की बहुत निकल आती हैं बीच में। आप चाहते हैं एक मस्कुलर बॉडी हो, आप चाहते हैं कि ज़बरदस्त एनर्जी हो, स्टेमिना हो, अनथक काम कर सकें आप, लेकिन आप ग्राउंड में नहीं जाते, आप जिम में नहीं जाते, आप पैदल चलना पसंद नहीं करते। इसका मतलब आपने खुद को मैनेज नहीं किया तो वो गोल खुद ब खुद आपका ख़राब हो जाएगा।
आप बात करते हैं ऑर्गेनिक फूड्स की और खाते जंक फूड हैं, इसका मतलब आप खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपनी स्क्रीन टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने रिश्तों को मैनेज नहीं कर पा रहे, सही। किन लोगों को अपने हाँ कहनी है, किन लोगों को ना कहनी है, किन को करीब आने देना है, किन को दूर करना है, ये सब की सब चीज़ें आपकी ज़ात से मुतल्लिक हैं। तो जब आप इन चीज़ों को मैनेज करने के काबिल हो जाते हैं तो फिर आप कामयाबी के करीब तर हो जाते हैं। तो जो इंसान जितना ज़्यादा इन चीज़ों को मैनेज कर लेता है वो उतना ज़्यादा कामयाब होता है। अगरचे लोग कहते हैं कि सेल्फिश हो गया है, लेकिन एक्चुअली वो सेल्फिश नहीं हो गया होता, वो नॉर्मल लोगों से ऊपर चला गया होता है। तो फिर उसकी प्रायोरिटीज़, उसकी सोच, उसकी चीज़ें बदल चुकी होती हैं। डिसिप्लिन और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? अच्छा डॉक्टर साहब, डिसिप्लिन और मोटिवेशन में क्या फ़र्क है? देखिए, डिसिप्लिन और मोटिवेशन वैसे तो दोनों ही ज़रूरी हैं, लेकिन डिसिप्लिन जो है वो मोटिवेशन से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। इसकी वजह ये है कि डिसिप्लिन नाम है दिल चाहे या ना चाहे उस काम को करने का। आपने डिसाइड किया, जैसे मैंने भी आपके आज के आने की मिसाल दी है, ये डिसिप्लिन था कि आपको आना था आज और दिल नहीं कर रहा था। अगर आप दिल के सहारे यहाँ आती तो शायद आज ना पहुँच पाती, ठीक है ना। मोटिवेशन एक वक्ती तहरीक का नाम है। कई लोग कोई काम, कोई कैरियर, कोई शौक मोटिवेशन के तहत शुरू करते हैं। उबाल आता है कि वीडियो देखी, क्लिप देखा, किसी दोस्त ने कहा, टीचर ने कहा, रिश्तेदारों में से किसी ने कहा कि आजकल यार इस बात का बड़ा ट्रेंड है, तुम भी ये करो। उन्होंने 4 अच्छी-अच्छी बातें की और आदमी उस मोटिवेशन में आके वो काम शुरू कर लेता है। उसके बाद चंद हफ्तों या चंद महीनों या चंद दिनों के बाद उसका मोटिवेशन का ग्राफ गिर जाता है। आपने कई लोगों को देखा होगा वो जिम जाना स्टार्ट करते हैं और चंद हफ्तों के बाद बात खत्म। ग्राउंड में जाना शुरू करते हैं, चंद दिनों के बाद बात खत्म। क्यों? उन्होंने वो मोटिवेशन की वजह से शुरू किया था, जैसी मोटिवेशन खत्म हुई वो काम रुक गया। डिसिप्लिन है कि अपनी ज़िंदगी को एक सर्टन ढांचे में, सांचे में ढालना और फिर दिल चाहे ना चाहे उस काम को हर हाल में करना। तो कामयाब आदमी डिसिप्लिन के तहत जीता है। मोटिवेशन उसे तहरीक देती है, मोटिवेशन उसे आगे लेके जाती है, मोटिवेशन उसे फ्यूल देती है, लेकिन जो मंजिल तक पहुंचाता है वो मोटिवेशन नहीं है, वो डिसिप्लिन है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों तो मोटिवेशन का सहारा लेकर खुद को डिसिप्लिन लाइफ में लेकर आएं। जब आप खुद को डिसिप्लिन में ले आएंगे तो फिर यकीनी तौर पर आप उन मंजिलों को पा सकेंगे जो आप पाना चाहते हैं। वैसे डॉक्टर साहब, आइडेंटिटी शिफ्टिंग क्या है और ये ज़िंदगी को कैसे चेंज करती है? देखिए, आइडेंटिटी शिफ्टिंग, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप उसी के मुताबिक ज़िंदगी जीते हैं। जब आप अपनी शनाख्त बदल लेते हैं तो आपको और तरह की अपॉर्चुनिटीज़, और तरह के मौके नज़र आने लगते हैं। अब हमारे पास एक्सक्यूज़ होती है, जैसे मैंने पहले कहा था, मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, माँ बाप लड़ते थे, मुझे अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती, मैं पाकिस्तान में पैदा हो गया, मेरी आइडेंटिटी ये है कि मैं कामयाब आदमी नहीं हूँ। दूसरी तरफ जब आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हैं कि मैंने अपने माजी से जो सीखा, मैंने गुर्बत से जो सीखा, मैंने पेरेंट्स के लड़ने से जो सीखा, मैंने असातिज़ा की जेलसी से सीखा, असातिज़ा भी जेलसी के शिकार हो गए थे ना, फेवरेटिज्म का शिकार हो गए थे, उनसे जो सीखा उसने मुझे इतना मजबूत किया कि आज मैं इस मकाम पे हूँ। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी शनाख्त नहीं रखते। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको आइडेंटिटी का मसला समझ आ जाएगा। एक आदमी था, उस्ताद था, वो अपनी गाड़ी पे गुजर रहा था पहाड़ी इलाके में से, तो वहाँ उसने देखा कि मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग बैठे हुए हैं। वो भी एक जगह पे चला गया लोगों से गपशप करने के लिए। तो वहाँ उसने देखा कि एक बाबा जी बैठे हुक्का वगैरह पी रहे थे और उनके पास मुख्तलिफ़ तरह के परिंदे दाना उनका खा रहे थे। इसने देखा कि उन्हीं परिंदों में मुर्गी के बच्चों के साथ एक बाज़ का बच्चा भी खेल रहा है। मुर्गी के बच्चे और वो बाज़ का बच्चा, और वो मुर्गी के बच्चों के साथ दाना उनका खा रहा था। उसने बड़ा हैरान होकर बाबा जी से कहा कि बाबा जी, एक आसमानों को तस्खीर करने वाला, एक ज़मीन से दाना दुनका उठा के खाने वाला, आपने इन दोनों को इकट्ठा कैसे कर दिया? बाबा जी कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये बाज़ का बच्चा सिर्फ एक दिन का था, पहाड़ से नीचे गिरा, ज़ख्मी हो गया, आंखें इसकी बंद थी, मुझे तरस आया, मैं उठा के लाया, पट्टी पुट्टी की और मुर्गी के बच्चों के पास छोड़ दिया। जब इसकी आंखें खुली तो इसने आसपास मुर्गी और उसके बच्चों को देखा, तो इसने समझा कि ये मेरी माँ है और ये मेरे बहन भाई हैं। तो इंसान एनवायरनमेंट से सीखता है, इसने भी उनकी तरह ज़मीन से उठा उठा के खाना पीना शुरू कर दिया। इतनी सी बात है। वो उस्ताद कहता है कि ये इतनी सी बात नहीं है, आप मुझे ये परिंदा दें तोहफ़तन या कीमतन, मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, इस पे काम करूंगा, इसे इसकी शनाख्त वापस दूंगा। बाबा जी ने कहा ले जाओ। उसने परिंदे को पकड़ा, साथ ले आया, शहर ला के सामने बिठाया टेबल पे। उसे कहता है बात सुन, तो मुर्गी का बच्चा नहीं है, तू बाज़ का बच्चा, अपने आप को पहचान। उसे उर्दू नहीं आती थी, अंग्रेज़ी में सिखाया, पंजाबी में सिखाया, पश्तो में, सराइकी में, हर ज़ुबान में समझाया, महीना सर खपाया, वो ज़मीन से उठा उठा के खाए। तो एक दिन फिर बाबा जी को गुस्सा आ गया उस्ताद साहब को। उस्ताद ने उस परिंदे को पकड़ा, शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे ले गया, उसे निकाला, हाथ में पकड़ा और कहता है बात सुन, आज तुझे मैं आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ, तू मुर्गी का बच्चा नहीं है, तू बाज़ का बच्चा है। और बाज़ का बच्चा होते हुए मुर्गी के बच्चे की ज़िंदगी गुजारना ज़िल्लत की ज़िंदगी है, और इस ज़िल्लत की ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि तू मर जा।
तो आज मैं तुझे पहाड़ से या बुलंद चोटी से या बिल्डिंग से फेंकने लगाऊं, या तो अपने आप को पहचान या मर जा। उसे से फेंक दिया। अब वो मुर्गी के बच्चों में रहा था, उसने आंखें बंद कर ली कि भी ज़मीन आएगी। 5, 6, 7 फुट, 10 फुट, 20 फुट गुजरे, ज़मीन तो कोई नहीं आई। अब वो डर गया, उसने आंखें खोली तो ज़मीन बहुत दूर थी। उसे पता लग गया कि मैं मारा गया। उसने तेज़ी से पर फड़फड़ाने शुरू किए। कुदरत ने उड़ने की सलाहियत तो रखी थी। जैसे ही उसने पर खोले वो बैलेंस हो गया, उसे एतमाद आया। उसने फिर पर मारे तो वो बुलंद हुआ, उससे और बैलेंस बेहतर हुआ, उसे और यकीन आया। उसने और पर मारे, फिर करते करते उस उस्ताद से भी बुलंद मकाम पर चला गया जिसने उसे धक्का दिया था। उसने हवाओं में चक्कर लगाया, बड़ी ममनून निगाहों से उस्ताद को देखा तो उस्ताद ने उसे आवाज़ दे के कहा कि मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, मैंने तुझे सिर्फ तेरी वो शनाख्त दी है जो तू भूल चुका था। तो हमारे यहाँ आसपास जितने लोग हैं उनमें से अक्सर अपनी शनाख्त भूल चुके हैं। उन्हें ये भूल चुका है कि वो क्या थे, अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया, उनमें कैपेसिटी क्या है, वो क्या कर सकते हैं। वो मुर्गी के बच्चों की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अगर इन्हें इनकी शनाख्त मिल जाए, अगर इन्हें ये पता लग जाए कि इनमें पोटेंशियल क्या है। देखिए पोटेंशियल क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में सूरह 3 में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कस्में खाते हैं। 3 की कसम, इंजीर की कसम, जैतून की कसम, मुकद्दस पहाड़ की कसम, मुकद्दस शहर की कसम, 4 कस्में खा के अल्लाह कहता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को बेहतरीन तवाज़ुन पर बनाया। क्वालिटी कौन सी रखी? उस क्वालिटी के बारे में कुरान पाक में कह दिया वस्सख़रा लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, हमने ज़मीन और आसमान की क़ुव्वतों को तुम्हारे लिए मुसख़्ख़र कर दिया। जब आप इस आइडेंटिटी के साथ जीना शुरू करेंगे कि अहसनुल ख़ालिक़ीन मेरे बारे में कस्में खा खा के ये कह रहा है, नाकामी का तो तसव्वुर ही नहीं, इस आइडेंटिटी के साथ अब आप जिएंगे तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। डॉक्टर साहब यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से शुरू करते हैं। टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, सर्वाइवल माइंडसेट और रिच माइंडसेट में क्या फ़र्क है? हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए रिच माइंडसेट अपॉर्चुनिटीज़ देखता है, वो सॉल्यूशंस को देखता है, वो ग्रोथ को देखता है। सर्वाइवल माइंडसेट कहता है कि मेरी 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए, मेरा आज का गुजारा हो जाए, मेरी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो काफ़ी है। सर्वाइवल माइंडसेट दबाव में रहता है और रिच माइंडसेट दबाव को कुचल के आगे जाने की प्लानिंग करता है। सर्वाइवल माइंडसेट एक ख़ास दायरे से बाहर निकलना पसंद नहीं करता। वो कहता है मेरा गुजारा हो रहा है ना, मुझे नए नए पंगे लेने की क्या ज़रूरत है। रिच माइंडसेट नए दायरों को एक्सप्लोर करता है, नई दुनिया को एक्सप्लोर करता है, नए आसमानों को एक्सप्लोर करता है। सर्वाइवल माइंडसेट खौफ में रहता है, पता नहीं आने वाले दिन में क्या हो जाएगा, क्या पता पाकिस्तान के हालात का, इंटरनेशनल मामलात का, घर का पता नहीं क्या होगा। पास्ट का खौफ, फ्यूचर का खौफ, हमेशा वो प्रेजेंट में नहीं रहता। जबकि जो रिच माइंडसेट है वो इन्हीं तमाम चीज़ों को उस ट्रिगर के लिए, उस स्टिमुलस के तौर पर इस्तेमाल करता है जो उसे आगे जाने पर आमादा करें, उससे ज़्यादा काम करें। अभी कल का क्या पता, आज ज़्यादा काम कर लो। वो कहता है कल का क्या पता, वो आज भी काम नहीं करता। वो कहता है कल का क्या पता, आज ज़्यादा काम करो, कल एनर्जी होगी कि नहीं होगी, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आज तो है ना अपॉर्चुनिटीज़, आज मैं ज़्यादा काम कर लेता हूँ। तो ये जो सोचने का अंदाज़ है ये चीज़ों को बदलता है। एक और मुहावरा याद आ गया मुझे, आगे हमने ट्राई अगेन की बात की थी ना। मुहावरे हमारी ज़िंदगी में, हमारी सोचों में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। अब बचपन से एक मुहावरा सिखाया जाता है, चादर देख के पाँव फैलाओ। अच्छा, बाज़ार तो ये बड़ा अच्छा मुहावरा है, कनात के साथ रहो, फजूल खर्ची ना करो, चादर देख के पाँव फैलाओ, जितनी चादर है उतने पाँव सुकेड़ लो। लेकिन ये अपने आप को सुकेड़ने का दर्स देता है। एक्चुअल मुहावरा ये होना चाहिए जितने पाँव फैलाने हैं उतनी चादर का बंदोबस्त करो। जब आप ये माइंडसेट लेकर आएंगे कि मैंने जितने पाँव फैलाने हैं, मुझे उतनी बड़ी चादर का बंदोबस्त करना होगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो मुझे बताइए कि आदमी का जहन किस तरीके से काम करेगा। वो चादर बड़ी करने की बात करेगा, ज़्यादा वसाइल पैदा करने की बात करेगा, ज़्यादा मेहनत करने की बात करेगा। और जब उसे ये कहा जाए कि चादर ही इतनी है, इसी में रहना, तो मैंने इसी में ही रहना है, तो वो उसका मेहनत ही नहीं करेगा। तो ये फ़र्क है। अल्फाज जो हैं हमारी ज़िंदगी को बदलते हैं, अल्फाज हमारी आइडेंटिटी को बदलते हैं, अल्फाज हमारी किस्मत को बदलते हैं। और अल्फाज में सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ टॉक है जो हम अपने आप से करते हैं। सोसाइटी तो कुछ ना कुछ कह ही रही होती है हमें, लेकिन हम उसे कबूल कैसे करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं या उसे इंटरप्रेट करके उसे नया मीनिंग देते हैं, ये हमारी किस्मत बनाता है। लिहाजा बराह करम सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बारे में मनफी बातें मत किया करें, मनफी बातें करने के लिए और लोग हैं। एक और चीज़ है कि आप सोचें बड़ा, जिससे आप मांग रहे हैं वो देने वाली ज़ात बहुत बड़ी है, उसके नज़दीक छोटा बड़ा कुछ नहीं है। तो आप बड़ा सोचें, उसके लिए कोशिश करें, ना कि ये सोचें कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो कोई, मेरी तो औकात इतनी सी है, मुझे तो इतना बस मिल गया, एनफ है। तो बड़ा मांगे, बड़ा सोचें, आपको बड़ा। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग बड़ा क्यों नहीं सोचते। बड़ा सोचने के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं।
बड़ा सोचने के साथ बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा सोचने के साथ कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, बड़ा सोचने के साथ बाज़ औक़ात आपको पुराने दोस्त अहबाब, पुराने इलाकों को छोड़ना पड़ता है। इंसान बेसिकली कंफर्ट चाहता है, बिल्कुल। और बड़ा सोचने के लिए कंफर्ट को कुर्बान करना पड़ता है। तो वो कंफर्ट को कुर्बान नहीं करना चाहते, इसलिए वो ऐसे एक्सक्यूज़ेस तराशते हैं जिनकी तरफ अभी आपने इशारा किया था कि मैं कर नहीं सकता, हालात ऐसे हैं, किस्मत ऐसी है। अगर वो सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ में वो सब कुछ रखा है जिसका आप और मैं अभी बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो बड़ा सोचेगा, पर बड़ा काम भी तो करना पड़ेगा, फिर मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स क्या होती हैं और ये कैसे काम करती हैं? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कामयाब और नाकाम में एक बहुत अहम फ़र्क है कि कामयाब इंसान पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करता है। ठीक। इंसानी ज़हन इंफॉर्मेशन को तस्वीरों की सूरत में प्रोसेस करता है। इंसानी ज़हन प्लानिंग ज़हन में तस्वीरों की सूरत में करता है। इंसान के जो ख्वाब होते हैं वो तस्वीरों की सूरत में सोते हुए भी देखता है, और जागते हुए भी जो मुस्तकबिल के लिए ख्वाब देख रहा है वो तस्वीरों की सूरत में देख रहा होता है। दिमाग तस्वीरों में चलता है। इसी चीज़ को हम विजुअलाइजेशन कहते हैं कि आप अपने मुस्तकबिल के बारे में किस तरीके से सोच रहे हैं। अब विजुअलाइजेशन, एक कामयाब आदमी अपनी कामयाबी के बारे में सोच रहा होता है, मिलने वाले इनाम के बारे में सोच रहा होता है, उस ग्लैमर, उस वक़ार, उस ग्रेस के बारे में सोच रहा होता है जो उसे मिलने वाली है। और नाकाम आदमी उन परेशानियों के बारे में सोच रहा होता है जिसमें मुब्तला होना चाहता है। नाकाम आदमी उन चीज़ों को विजुअलाइज़ कर रहा होता है जो रास्ते की रुकावटें हैं। वो अनसीन हर्डल्स को बाकायदा देख रहा होता है। नतीजतन उसके साथ वो होता है जो वो देख रहा होता है। कामयाब आदमी के साथ वो होता है जो वो देख रहा होता है। गुज़श्ता सदी के एक अज़ीम तरीन बॉक्सर थे मोहम्मद अली कले, नाम सुना होगा। उससे किसी ने पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। उसने कई चीज़ें वक्तन फ़ौक़्तन मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में बताई। उनमें से एक बड़ी मज़े की थी। वो कहता है कि मुकाबला शुरू होने से 1 मिनट पहले मैं आंखें बंद करके मुकाबले को विजुअलाइज़ करता हूँ, और मैं तसव्वुर करता हूँ कि मैंने अपने अपोनेंट के इस जगह पर ये वाला पंच मारा और वो नॉकआउट हो गया। और वो कहता है कि 90% ऐसा ही होता है। ठीक। ज़हन उसके मुताबिक काम करता है जो आप सोच रहे होते हैं। अब एक आदमी ने रास्ते में रुकावटें सोची हुई हैं। एक आदमी इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है। ज़रा समझिएगा आप लोग भी कि एक आदमी किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, और उसके ज़हन में ये चल रहा है कि यार रिश्वत बहुत है, सिफारिश बहुत है, मेरे पास मैं तो सिफारिश कर ही है नहीं कोई नहीं, सकता। मुझसे होगा नहीं, जा तो रहा हूँ लेकिन ये कागजी कार्रवाई है, असल तो सिलेक्शन पहले ही हो चुकी है। अब वो ये विजुअलाइज़ करके जा रहा है। अब क्या वो इंटरव्यू देते हुए अपना पूरा फुल पोटेंशियल के साथ परफॉर्म कर सकेगा? और एक आदमी समझता है कि यार मैं बड़ा ज़बरदस्त हूँ, मेरे पास स्किल्स हैं, मेरे पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं, मेरी सीवी बहुत अच्छी है, मुझे तो रिजेक्ट ही नहीं कर सकते। वो किस कॉन्फिडेंस के साथ काम करेगा? एक सेल्स प्रोफेशनल है, वो समझता है कि मेरी प्रोडक्ट महंगी है, ये अच्छी नहीं है, उसका एतमादी सही प्रेजेंटेशन के लिए उसे आमादा नहीं करेगा। और एक आदमी को अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर यकीन है, वो उसके साथ जब काम करेगा तो नतीजा कुछ और निकलेगा। तो विजुअलाइजेशन, अगर आप सक्सेस लिटरेचर पढ़ें, पूरी दुनिया का जितना भी कामयाबी का लिटरेचर है, सक्सेस लिटरेचर, उसमें 2 चीज़ों का जिक्र बार बार आता है, एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का और एक अल्फा स्टेट ऑफ माइंड का। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन यही है कि जो आप जीना चाहते हैं उसके बारे में किस तरीके से विजुअलाइज किया जाए, और अल्फा स्टेट है कि किस मेंटल स्टेट में रहकर किया जाए तो आपका जहन उस चीज़ को हकीकत मान लेता है और आपको उस मंजिल तक ले जाता है जो आप पहुंचना चाहते हैं। अब बिल्कुल डॉक्टर साहब, कामयाब लोग जो होते हैं वो अपने खौफ और दबाव को किस तरह टैकल और हैंडल करते हैं? अच्छा, खौफ और दबाव हर इंसान फेस करता है। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिस पे कभी दबाव ना आया हो, जिसके ऊपर कभी प्रेशर ना आया हो, उसे किसी ना किसी खौफ का सामना ना करना पड़े, लेकिन वो उसे डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जब मैं पब्लिक स्पीकिंग की क्लास करवाता हूँ तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि स्टेज पर आते हुए क्या फील होता है। वो कहते हैं डर लगता है। आप लोगों से पूछे कैमरे के सामने कैसा लगता है नए बंदे से, वो कहेगी डर लगता है। अच्छा, डर की फीलिंग क्या है? वो कहेंगे जी दिल तेज तेज धड़कता है, हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं। हाँ, दिल तेज तेज धड़कता है, हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, हलक खुश्क होने लगता है, बाज़ औक़ात पसीना मुख्तलिफ जगहों पर और आने लग स्लिप जाता ऑफ है, टंग होता है। स्लिप ऑफ टंग होता है, और सांस की रफ्तार जो है वो बेतरतीब हो जाती है। वो ये बताते हैं। ओके, अब मैं उनसे पूछता हूँ कि अब मुझे ये बताइए कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, जब आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे, तो उस वक्त दिल कैसे धड़कता था? कहते हैं तेज़। ओके, उस वक्त सांस कैसे चलता था? कहते हैं तेज़। उस वक्त बहुत मोटिवेशन में, अचीवमेंट में, कि हलक खुशक होता था? कहते हैं हाँ। क्या मसल टेंस होते थे? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा 90% अलामात तो सेम है दोनों की, तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब मैं भी स्टेज पर आता हूँ तो मेरा भी दिल तेज़ धड़कता है।
जब मैं स्टेज पर आता हूँ मेरी भी सांस बेतरतीब होती है, जब मैं स्टेज पर आता हूँ मेरा भी हलक सूखता है, मेरे भी मसल टेंस होते हैं, और मैं इस चीज़ को एक्साइटमेंट का, मोटिवेशन का नाम देता हूँ कि वाओ 2000 आदमी सामने बैठे हुए हैं, आज कितना मज़ा आने वाला है। मैं उसी फीलिंग्स के लिए जो वर्ड चूज़ करता हूँ वो एक्साइटमेंट का है, मोटिवेशन का है, और इसी फीलिंग के लिए वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं खौफ का। फिर मैं कहता हूँ कि स्टेज पर आने से पहले आपके दिल में क्या चल रहा होता है। जो विजुअलाइजेशन की हम बात कर रहे थे ना, अब वो आगे से क्या कहते हैं स्टेज पर आने से पहले चल रहा होता है यार मैं भूल ना जाऊं, भूलने के बारे में सोच रहे हैं। फिर मैंने कहा क्या होता है आगे, कहते हैं भूल जाता हूं मैं। जबकि जब मैं स्टेज पर जाता हूँ, जिन्हें हम ट्रेनिंग करवाते हैं स्टेज पर जाने की, वो ये सोच कर जाते हैं कि ये तमाम का तमाम एरिया मेरी किंगडम है एंड आई एम द किंग, मैं इसे रूल करूंगा, और वो स्टेज को रूल कर रहे होते हैं। अब वो दबाव दोनों के ऊपर था, आपने दबाव को इंटरप्रेट कैसे किया। एक आदमी समझता है कि दबाव मुझे तोड़ने के लिए है, एक आदमी समझता है दबाव मुझे मजबूत बनाने के लिए है। नाकाम आदमी समझता है कि जब दबाव मुझ पर पड़ रहा है तो इसलिए पड़ रहा है कि मेरे आसाब और मुझे तोड़ दे। कामयाब आदमी सोचता है कि जब मैं जिम जाता हूँ मैं दबाव बर्दाश्त करता हूँ, मैं वज़न उठाता हूँ, अपने मसल्स को दबाव में लेके आता हूँ, स्ट्रेस में लेके आता हूँ, तो वो चीज़ें मेरे मसल्स को तोड़ती नहीं हैं, मेरे मसल्स को मजबूत करती हैं। फिर मैं ज़्यादा वज़न उठाने के काबिल हो जाता हूँ। इस वक्त मैं जिस कंडीशन में हूँ, जिस प्रेशर को मुझे फेस करना पड़ रहा है, ये मुझे तोड़ने के लिए नहीं, मुझे मजबूत बनाने के लिए आया है। कामयाब आदमी कहता है कि कुरान पाक का कॉन्सेप्ट है कि किसी इंसान पर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाता। अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस चैलेंज में डाला है, इस प्रेशर में डाला है, तो इससे निमटने की सलाहियत तो दी है ना मुझे, वो ये सोच के मैदान में उतरता है। जबकि नाकाम आदमी कहता है या अल्लाह मैं ही रह गया सी इस मुसीबत में डालने के लिए, क्या मैं ही रह गया था। तो ये डिफरेंट माइंडसेट हैं जो एक ही सिचुएशन में एक आदमी को कामयाब कर देते हैं और एक आदमी को नाकाम कर देते हैं। क्या इंसान अपनी ज़हनी प्रोग्रामिंग चेंज कर सकता है? 100%। जिस तरह मोबाइल में आप अपनी मर्जी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, लैपटॉप में अपनी मर्जी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, पुरानी ऐप्स को जो पसंद नहीं है डिलीट कर सकते हैं, अपनी मर्जी की नई ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही दिमाग के साथ मामला है। दिमाग की प्रोग्रामिंग अल्फाज के साथ होती है। अगर आप अपने लिए सही अल्फाज चूज़ करना शुरू करें, आप तजर्बा कर लें, आप 3 दिन खुद को रोज़ कहा करें कि मैं बड़ा मायूस हूँ, कुछ होना ही नहीं मुझसे यार, ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा, और तीसरे दिन खुदकुशी करने को दिल कर रहा होगा। आप उसी फेज में चले जाते हैं जो, और जब आप पॉजिटिव वर्ड चूज़ करते हैं तो बिल्कुल बदल जाते हैं। इस सिलसिले में NLP और हिप्नोसिस जो मेरी फील्ड है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। NLP और हिप्नोसिस आपके माइंड के नए पैटर्न्स बनाते हैं, पुराने पैटर्न्स को तोड़ते हैं, ओल्ड हैबिट्स को ब्रेक करते हैं, नई हैबिट्स को बिल्ड करते हैं। जो न्यूरल पाथवेज हैं जिनकी वजह से आप जब यहाँ पर ये ट्रिगर होगा तो आपने यहाँ पहुँचना है, हमेशा जैसे ये होगा आपने यहाँ पहुँच जाना है। हिप्नोसिस या NLP के ज़रिए उन पुराने न्यूरल पाथवेज को तोड़ा जा सकता है, नए न्यूरल पाथवेज को बिल्ड किया जा सकता है। जो परेशानी या प्रेशर देखकर आप टूट जाते थे, ये मुमकिन है कि इस प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया जाए, उसको आप चैलेंज के तौर पे लें, मज़े के तौर पे लें, फ़न के तौर पे लें कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज देखते हैं मैं इस मसले को कितनी जल्दी हैंडल करता हूँ। तो ये सोचने के अंदाज बदले जा सकते हैं। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, NLP कोचेज़ हैं जो आप लोगों की हेल्प करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, अगर आपको कामयाबी के लिए सिर्फ एक असूल बताना हो और वो क्या होगा, और अगर उस असूल पर अमल ना किया जाए तो ज़िंदगी में कितने बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, किसी भी चीज़ का एक असूल तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है बताना कि भी एक ही असूल, उसके अलावा सारे के सारे छोड़ दिए जाएं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, नो योरसेल्फ एंड ग्रो योरसेल्फ। ठीक, नो योरसेल्फ, आप जानें कि आप हैं कौन, आप में सलाहियतें क्या हैं, एंड देन ग्रो योरसेल्फ। अगर आप ये नहीं जानेंगे कि आप कौन हैं और कहाँ खड़े हैं तो आप ग्रो नहीं कर सकते। आप जहां जाना चाहते हैं, मैप लगाते हैं ना, तो वो आपकी पहले करंट लोकेशन लेता है, इस वक्त आप कहां पर हैं और फिर मंजिल तक कैसे जाएंगे। तो नो योरसेल्फ ये है कि आप जानें कि इस वक्त आप कहां खड़े हैं और आपको चाहिए क्या, और आपको उसके बाद चाहिए क्या। देन ग्रो योरसेल्फ, उसके मुताबिक काम करें। देखिए, जिंदगी का एक असूल है, 3 फेज हैं जी, लर्न, ग्रो, अचीव। हम आखिरी चीज चाहते हैं अचीव। पहले 2 स्टेप है, लर्न करेंगे तो ग्रो करेंगे, ग्रो करेंगे तो अचीव करेंगे। अगर कोई समझे कि मैं पहले 2 स्टेप्स को बाईपास कर लूं और डायरेक्ट अचीव कर लूं, तो इस दुनिया में ये मुमकिन नहीं है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा, मैं कौन हूं, मेरे में सलाहियतें कौन कौन सी हैं, मैं किस मंजिल पर पहुंचना चाहता हूं, उस मंजिल पर पहुंचने में मुझे कौन कौन सी मजीद सलाहियतें हासिल करनी होगी, कौन कौन सी बुरी आदत छोड़नी होगी, कौन कौन सी बैड कंपनी जो मैंने अडॉप्ट की हुई है उसे छोड़ना होगा। ये सारा नो योरसेल्फ का हिस्सा है। देन ग्रो योरसेल्फ।
देन अचीव। ये सबसे आसान वन सेंटेंस है। सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने डिटेल में इस पर बात की कि कामयाब और नाकाम लोग जो अपनी मंजिल अचीव करना चाहते हैं उसमें फ़र्क क्या है, मेहनत तो बराबर कर रहे होते हैं, तो आपने उसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया और हमारे व्यूअर्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।